नमस्कार मित्रों, मैं हूं नेटन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। मित्रों, लास्ट पार्ट में हमने सेकंड मॉक टेस्ट देखा था, थर्ड मॉक टेस्ट है ये। इस बार मैंने ऑप्शंस भी लाए हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा मिक्स करके चलेंगे। मेरे को अगर टाइम मिलेगा तो हम ऑप्शन डाल देंगे और नहीं मिला तो थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स में ही चलेंगे। ठीक है, तो जैसे भी हो क्वेश्चंस आपको मतलब इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए। आपने काफ़ी कुछ पढ़ रखा होगा, ठीक है, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या जवाब हो सकता है, क्या वहाँ पे तुक्के लग सकते हैं, तो वो आप लगाइए और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें अब आज का टॉपिक क्या है अपना C++ वाला टॉपिक है। C++ प्रोग्रामिंग वाला बेसिकली पार्ट है इसमें। ठीक है, तो मिक्स करके चलेंगे, कुछ और टॉपिक्स भी लेंगे, नए नए चैप्टर्स के भी टॉपिक्स लेंगे। तो कोई ऐसा तो है नहीं एग्जाम में कि मतलब एक ही टॉपिक से आएगा, एक साइड फिर दूसरे टॉपिक से आएगा, तो वैसे हम भी मिक्स करके चलते हैं। ठीक है, तो आ जाइए पहले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट न्यू एंड मेलॉक। ठीक है, न्यू और मेलॉक के बारे में क्या चीज़ सही है। तो ऑप्शंस क्या हैं। पॉइंटर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ अ क्लास with both new and malloc calls the constructor of that class. Pointer object initialization of a class using new involves constructor call, whereas using malloc does not involve constructor call. ठीक है, तो malloc के साथ क्या होता है हमारा, constructor call नहीं होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, बाकी तीसरा वैसे ही मिला जुला तीसरा भी ऑप्शन है कि इसमें malloc में कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और न्यू में कंस्ट्रक्टर का कॉल नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सर्दी खांसी और मतलब ज़्यादा से बच के रहिएगा, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो अचानक से दिन में थोड़ा गर्मी जैसा होता है, रात को ठंड हो जाता है, तो मैं भी थोड़ा उसका शिकार हो रहा हूँ। ठीक है, तो आप बच के रहिए एग्जाम से। चलिए वर्चुअल इनहेरिटेंस पे आते हैं। वर्चुअल इनहेरिटेंस क्या है। C++ टेक्निक है टू अवॉइड मल्टीपल कॉपीज ऑफ बेस क्लासेस इनटू चिल्ड्रन एंड डिराइव्ड क्लास। ठीक है, C++ टेक्निक है टू अवॉइड मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑफ क्लासेस। C++ टेक्निक टू इनहेंस मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा था अपना, बी इसका आंसर था, इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि वर्चुअल इनहेरिटेंस में क्या करते हैं कि मल्टीपल कॉपीज जो है उसको बनने से वो रोकता है। ठीक है, तो आगे जो सवाल आएगा कोडिंग का, तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये वर्चुअल इनहेरिटेंस के रोल के कारण क्या होता है कि सेगमेंटेशन फॉल्ट नाम का एक चीज़ होता है, इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ द मेमोरी जो बोलते हैं। ठीक है ना, तो उस चीज़ को ये वर्चुअल इनहेरिटेंस जो है वो हैंडल कर पाता है। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड डिलीट का ये वाला, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखिए पता लग रहा है कि इसमें एरे जैसा कुछ बन रहा है ना। ये जो पार्ट है एरे वाला पार्ट है और ये सिंगल वाला पार्ट है। ठीक है, ये सिंगल वाला पार्ट है। तो इसी हिसाब से ऑप्शन देख लेते हैं। डिलीट इज यूज टू डिलीट नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स, वेयर एज डिलीट क्या बोलें इसको, क्लोज ब्रैकेट्स इज यूज टू पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, डिलीट इज कीवर्ड, वेयर एज डिलीट इज आइडेंटिफायर। डिलीट इज यूज टू डिलीट सिंगल ऑब्जेक्ट्स, वेयर एज डिलीट ब्रैकेट्स इज यूज टू मल्टीपल क्या लिखा है यार, वेयर डिलीट इज यूज टू, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है इसलिए पढ़ने में थोड़ा गलत हो रहा था, DELETE। ठीक है ना, डिलीट इज यूज टू डिलीट सिंगल ऑब्जेक्ट, वेयर एज डिलीट ब्रैकेट्स इज यूज टू डिलीट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा, अपना ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। इसके बाद ये C++ कोड देखिए आप। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि इसका आंसर क्या है, राइट। तो अब यहाँ पर आप गौर करेंगे कि पहले तो मेन में जाएगा। अगर कंट्रोल देखेंगे तो कंट्रोल जो कंपाइल होता है या रन होगा जब, तो ये मेन में जाएगा। मेन से इसने क्या किया कि न्यू बोल करके इसने 5 बार कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया होगा। ठीक है, तो 5 बार कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया होगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा कि इसने डिलीट ए कर दिया, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया और उसके बाद क्या किया इसने, डिलीट ए कर दिया। अब यहाँ देखने वाली बात है कि इन्होंने एरे ऑफ पॉइंटर लिया था। ठीक है, एरे बनाया था, न्यू बोल करके एरे ऑफ पॉइंटर लिया था यहाँ पर, और डिलीट करने के लिए टाइम में क्या कर रहे हैं, सीधा ए को डिलीट कर दिया, राइट। इससे क्या हो जाता है कि हमको सेगमेंटेशन फॉल्ट मिल जाता है, मेमोरी का हैंडलिंग नहीं मिल पाता। यहाँ पर ऐसा कुछ बना हुआ होना चाहिए था इस वाले पार्ट में, तो मैंने ब्रैकेट्स बेसिकली बने हुए होने चाहिए थे, स्क्वायर ब्रैकेट्स जो बोलते हैं, तो ये सही हो जाता। बट यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट दे देगा। यहाँ तक ये सही था, यहाँ तक ये सही था, लेकिन जब ये डिलीट पर आया ना तो उसको फिर एरर मिल जाएगा। सिंटैक्टिकली कोई एरर नहीं है इसमें। ठीक है, कंपाइल टाइम में हो सकता है ये कंपाइल हो जाए, लेकिन रन टाइम में ये एरर मारेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम सवाल है। ठीक है, बस इसमें इन्होंने क्या किया, डिलीट जो है वो क्लोज्ड ब्रेसेस के साथ यहाँ पर डाल दिया। इससे क्या हो गया कि इसको डिलीट के टाइम में पता लग गया कि ये
एरर जो है वो हैंडल, मतलब एरर नहीं देना है, यहाँ पर सही से चलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 5 बार कंस्ट्रक्टर को कॉल किया होगा, तो यहाँ पर 5 बार कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो ये 5 बार ये लिखेगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड 5 टाइम्स, तो ये लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रक्टर को कॉल किया जाएगा, यहाँ से डिस्ट्रक्टर कॉल किया जाएगा, तो ये भी 5 बार कॉल होगा, तो ये भी 5 टाइम्स कॉल हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन हो जाएगा सही। क्यों 5 बार कॉल किया गया आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि ये आपने एरे बनाया हुआ था उसका, और एरे जब आप उसको इनिशिएट करते हैं तो 5 बार कंस्ट्रक्टर को कॉल जाएगा। अभी हमने पढ़ा था ना कि न्यू में क्या होता था, न्यू में एक्चुअली कंस्ट्रक्टर कॉल होता था, राइट। तो जब जैसे ही आपने न्यू A5 लिखा यहाँ पर, तो इसमें कंस्ट्रक्टर का कॉल चला गया। ठीक है, 5 बार कंस्ट्रक्टर कॉल गया होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 हमने ऐसे स्पेसेस लिए हैं। ठीक, छठा सवाल। छठा सवाल में अगेन एक कोड है जिसमें इनहेरिटेंस की बात की गई है। ये बेस क्लास है अपना और ये डिराइव्ड क्लास है। अब नाम ही है, ऐसा कुछ है नहीं है इसमें कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऐसे ही नाम रखा जाए, मैंने बेस और डिराइव्ड रखना ही पड़ेगा। नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, क्लास बेस की जगह आप क्लास अरविंद रख सकते थे, और यहाँ पर डिराइव्ड की नाम की जगह आप सोनम लिख सकते थे। ठीक है ना, तो वो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बस इन्होंने बताने के लिए, बताने क्या मतलब चीज़ों को क्लियर रखने के लिए सवाल ऐसा दिया हुआ है। हो सकता है आपके बीपीएससी के एग्जाम में बेस की जगह पर नाम लिख दें। आप ये सिंटैक्स देखेंगे, एक क्लास का नाम है, कुछ क्लास का नाम मान लेते हैं क्लास स्कूल है। ठीक है, क्लास स्कूल है, और डिराइव्ड में ऐसा कुछ कुछ होगा, और डिराइव्ड में क्या हो जाएगा, क्लास, ठीक है, टीचर पब्लिक स्कूल। तो आप जब ऐसा फॉर्मेट देखेंगे, ये ऐसा बोला, तब समझ जाएंगे कि ये डिराइव्ड क्लास है और ये बेस क्लास है, ये बेस क्लास है। ठीक है ना, तो ये आपको खुद से इंटरप्रेट करना पड़ेगा वहाँ पर। वैसे यहाँ पे नाम दिया हुआ है तो हमको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो आ जाते हैं, चलिए। तो जब इसको रन करेंगे तो रन करने में इसमें कोई ऐसा फॉल्ट नहीं दिखता है। हाँ, जब इसको कंपाइल करेंगे तो कंपाइल में कोई फॉल्ट नहीं दिखता, यहाँ पर कोई सिंटैक्स का एरर नहीं है। इन्होंने क्या किया, कंट्रोल पहले किस पे आएगा, मेन पे आएगा रन के टाइम पे। ठीक है, डिराइव्ड डी, इन्होंने डिराइव्ड क्लास के इसको कॉल किया। अब जब इसने डिराइव्ड को कॉल किया होगा, कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, तो कंस्ट्रक्टर क्या होगा, डिराइव्ड वाला ये है, इससे क्या होगा, पहले बेस वाला प्रिंट करेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग बेस प्रिंट करेगा। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, कंस्ट्रक्टिंग बेस प्रिंट करेगा, फिर न्यू डिराइव्ड, सॉरी मतलब एक बार वो बेस को प्रिंट कर लिया, फिर उसके बाद डिराइव्ड क्लास का जो ये स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करेगा, कंस्ट्रक्टिंग डिराइव्ड प्रिंट करेगा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया ना, बेस में क्या किया, डी को डाल दिया, इस वाले एक पॉइंटर को आपने बेस का एक पॉइंटर वेरिएबल बना के उसमें डाल दिया, राइट। और वहां से आपने क्या किया, डिलीट बी कर दिया। आपने क्या किया, इस बी को फिर आपने डिलीट कर दिया। तो जब इसने डिलीट किया ना, तो ये क्या करेगा, इसको जब ये डिलीट करने जाएगा अपने बेस वाले को, मतलब किसको डिलीट करने जाएगा, इस वाले डिस्ट्रक्टर को जब कॉल करने जाएगा, तब उसको ये चीज़ पता नहीं लग पाएगा कि भाई इसका कितना कॉपी बना हुआ है। क्या पता नहीं लग पाएगा कि मेरे बेस का जो डिस्ट्रक्टर है उसका कितना डिराइव्ड क्लास में कॉपी बना हुआ है। ठीक है, तो इस कारण क्या होगा कि वो अपना सिर्फ प्रिंट कर लेगा और वो छोड़ देगा। अब हमको नहीं पता है ना कितना आगे बच्चे हैं मेरे हैं, तो खुद को मार लो और बाकी बच्चों को छोड़ दो, राइट। तो ये एक ही बार यहाँ से कंट्रोल रिटर्न हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ बनता है, कंस्ट्रक्टिंग बेस, कंस्ट्रक्टिंग डिराइव्ड, और सॉरी ये यहाँ पर डी हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिंग बेस हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन है अपना, कंस्ट्रक्टिंग बेस, कंस्ट्रक्टिंग डिराइव्ड, डिस्ट्रक्टिंग, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, अगले सवाल पर सेम सवाल है, इसमें एक थोड़ा सा चेंज कर दिया, एग्जैक्टली सेम है, बस यहाँ पर वर्चुअल बेस कर दिया है, वर्चुअल बेस कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि पहले जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा, तो मतलब क्या हुआ होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो ये कंट्रोल यहाँ से फिर यहाँ बेस क्लास में गया, तो कंस्ट्रक्टिंग बेस पहले प्रिंट करेगा, उसके बाद कंस्ट्रक्टिंग डिराइव्ड प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर जो वेरिएबल है उसको हमने बेस का एक पॉइंटर वेरिएबल बना के उसमें फिट कर दिया और हमने उसको डिलीट मार दिया यहाँ पे। ठीक है, जैसे डिलीट मार दिया तो ये गया डिस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। डिस्ट्रक्टर को जब कॉल करने के लिए गया तो उसको दिखा कि भाई यहाँ पर तो वर्चुअल बेस है। ठीक है, वर्चुअल बेस है मतलब मेरा एक ही संतान है। ठीक है, अभी हमने देखा था ना कि मल्टीपल कॉपीज़ को बनने से अवॉइड करता है, हमने दूसरा ये सवाल या तीसरा सवाल में देखा था अभी, राइट। तो ये बोलेगा कि भाई मेरा तो एक ही संतान है, उसको भी मारो, है ना। तो वो क्या बोलेगा,
कि उसको पहले मारो। पिछले वाले केस में वर्चुअल बेस नहीं था तो हमको ये नहीं पता था कि हमारा संतान कितना है, ठीक है, इसलिए खुद को मार के वो निकल लिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर उसको पता चल गया कि एक ही संतान है, तो एक को तो मारना आसान है, ठीक है, तो एक को पहले मारो डिस्ट्रक्टिंग डिराइव्ड और उसके बाद खुद को मारो डिस्ट्रक्टिंग बेस, ठीक है। तो ऐसा कुछ बन जाएगा। कौन सा है ऑप्शन? इसमें तो 3 ही है, इसमें नहीं होगा। कंस्ट्रक्टिंग बेस, कंस्ट्रक्टिंग डिराइव्ड, डिस्ट्रक्टिंग डिराइव्ड, डिस्ट्रक्टिंग बेस, ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। करेक्ट सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग एरे ऑफ पॉइंटर्स ऑफ इंटीजर्स ऑफ साइज 10 इन C++, ठीक है। एक तो साइज 10 है, ठीक, ऐसा कुछ ब्रैकेट बनेगा 10 के साथ, ठीक है। अभी क्या बोला है कि स्टोर क्या करना है? एरे ऑफ पॉइंटर्स हैं, एरे ऑफ पॉइंटर है मतलब इंटीजर है वो भी, तो हम क्या करेंगे इंट स्टार, तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि व्हाट यू आर स्टोरिंग इज एरे ऑफ पॉइंटर्स, तो इंट स्टार से हम पॉइंटर डिनोट करते हैं, तो रिटर्न मतलब रिटर्न टाइप नहीं बोलेंगे उसको, मतलब स्टोरेज टाइप क्या है, तो हमारा इंट स्टार है, ठीक, इंट स्टार है। अब आपका जो नाम होगा वो भी, जो क्या नाम बोला है, नाम बताया क्या? नहीं, ये खुद ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो नाम जो होगा वो भी एक स्टार लेके चलेगा क्योंकि पॉइंटर की बात हो रही है, तो मान लेते हैं ARR है, ARR लिखा हुआ है, तो एक ही स्टार लेके चलेगा, ठीक है, क्योंकि स्टोर हम इंटीजर ये कर रहे हैं और ये पॉइंटर का एरे है, तो स्टार ARR चलेगा, ठीक, इक्वल टू न्यू इंट स्टार, तो चल ही रहा था, इंट स्टार 10 आ जाएगा, ठीक है। ये कौन सा है अपना? ये 2 ठो वाला आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट न्यू एंड मेलॉक? मेलॉक और न्यू के बारे में क्या कौन सी बातें सही हैं इसमें? न्यू इज एन ऑपरेटर वेर एज मेलॉक इज ए फंक्शन, सही है। न्यू कॉल्स कंस्ट्रक्टर, ये हम देख चुके हैं, मेलॉक डज नॉट कॉल, ये भी सही है। न्यू रिटर्न्स रिक्वायर्ड पॉइंटर वेर एज मेलॉक रिटर्न्स वाइड पॉइंटर एंड नीड्स टू बी टाइप कास्ट, ठीक है, तो ये भी सही है, यानी तीनों ही सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की चीज़ है कि मेलॉक में क्या होता है ना, मेलॉक जो था वो मतलब पीछे वाला वर्जन में था, न्यू थोड़ा नया वर्जन में लाया गया, ठीक है, दोनों ही साथ में भी काम कर रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट एन इशू। प्रॉब्लम क्या था कि क्यों न्यू लाया गया? मेलॉक होते हुए, जब मेलॉक से मेरा काम चल ही रहा था, तो न्यू क्यों लाया गया? तो मेलॉक में क्या होता था ना कि जब आप एक क्लास को ये करते थे, तो वो पूरा क्लास पॉइंटर जब बनाते थे मेलॉक से इसका, तो पूरा क्लास को ही का जो क्या बोलते हैं उसको साइज होता है ना, मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि 1 KB का पूरा क्लास का साइज़ है, मान लेते हैं ऐसा, 1 KB से ज़्यादा ही होगा बट ठीक है, 1 KB का एक क्लास है, आपने इतना बड़ा क्लास बनाया हुआ है, उसका साइज़ क्या है, 1 KB का है। आपने मेलॉक से क्या किया, उसका एक पॉइंटर वेरिएबल तैयार किया, तो वो क्या करेगा कि पूरा ही उस साइज़ के बराबर वो कर देगा, भले उसके अंदर हमको इतना ही पोर्शन में काज हो, बट वो पूरा जो साइज़ है वो आपको मेमोरी में रख देगा। तो यहाँ से मेमोरी मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो रहा था। न्यू में क्या होता है कि वो जब आप उसको न्यू ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, तो जो क्लास में जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उनके ही जगह को वो सेट करता है, बाकी चीज़ों को वो रहने देता है तत्कालिक, जब जरूरत पड़ेगा तब देखेंगे। तो इसीलिए उसमें उसको मतलब नाम भी न्यू ही डाल दिया, और मेलॉक का एक ढंग से बोल सकते हैं कि आगे का मतलब बढ़िया वर्जन है, बढ़िया एज इन थोड़ा इफिशिएंट वर्जन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ C++ कोड? अब ये मैं कोड आपको समझा रहा हूँ, मतलब उम्मीद करते हैं कि इसी में से सवाल आ जाएगा, ठीक है, तो आप इससे बने रहिए, और कोड समझा रहा हूँ तो इससे हो सकता है आपको थोड़ा और हेल्प मिल जाए, राइट। तो चलिए आगे बढ़ें। ये C++ कोड है, कंट्रोल कहाँ आएगा, पहले मेन पे आता है, ठीक है, मेन पे आया कंट्रोल कोड, यहाँ से इसने क्या किया, कंस्ट्रक्टर न्यू को कॉल किया, तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा, इसको कॉल होगा। अब जैसे ही इसको कॉल करेगा, इसको देखेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होते हैं, ये प्राइवेट होते हैं, ठीक है ना, ये प्राइवेट होते हैं। अब इसको ये एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, कंट्रोल नीचे लाइन पे जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेगा, एरर मार देगा। अब यहाँ पे एरर नहीं मारेगा, इसको हमको ये पता चल गया कि बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मतलब क्लास के अंदर जो चीज़ें हैं वो प्राइवेट है, क्या है, प्राइवेट। तो क्या होगा कि जब ये न्यू गया कॉल करने, ठीक है, ये यहाँ से लौट के आ जाएगा यहाँ पर। जब इसको जब ये करेगा और ये चाहेगा कि ऑब्जेक्ट की जगह जो ये है इसको हम एक्सेस करें, तो ये इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, बिकॉज दिस इज प्राइवेट, ठीक है। बाहर से आप प्राइवेट की चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते। इट्स जस्ट लाइक कि इनकैप्सुलेशन की बात की थी ना, ठीक है, डेटा हाइडिंग की बात की थी, इनकैप्सुलेशन की बात की थी। तो जो हाइडिंग का जो है, यह प्राइवेट और पब्लिक से क्या करते हैं, हम हाइडिंग का काम करते हैं। आपने घर के बाहर बाउंड्री बना दिया, उसके अंदर क्या हो गया, प्राइवेट हो गया,
ठीक है। तो जब तक आप उसको पब्लिक नहीं बनाएंगे, मतलब गेट नहीं खोलेंगे, तब तक बाहर वाला आदमी कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, सॉरी, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा, कंपाइल टाइम एरर ही मिल जाएगा इसको, रन टाइम ही नहीं पहुंच पाएगा, ये कंपाइल टाइम में ही ये कर जाएगा, क्योंकि इसको एक्सेस ही नहीं कर पाएगा कंपाइल के समय पर। ठीक, चलिए आगे बढ़े। What happens if C++ स्टेटमेंट इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड? अब इसने क्या किया कि एक पॉइंटर इनिशिएट किया, उसमें नल वैल्यू पुट कर दिया और उसको डिलीट मार दिया। सही है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक पॉइंटर बनाया, वैल्यू नहीं डाला, आपने उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, आपने एक डब्बा खरीदा, खाली रखा, फिर आप डब्बा आपने फेंक दिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। तो प्रोग्राम इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ये इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल टाइप? Which of the following is not a fundamental type, is not present in C but C++? अच्छा, फंडामेंटल टाइप C में प्रेजेंट नहीं है लेकिन C++ में प्रेजेंट है। इंट, फ्लोट, बूल, वॉइड, कौन सा होना चाहिए? हम देखेंगे कि सारे कुछ हमको दिखते हैं, बस बूल को छोड़ करके, बुलियन जो वैल्यू है ये हमको C++ में देखने के लिए मिलता है, राइट। और वहाँ पर जो है हम उसको इंट से ही हैंडल कर लेते थे। अब बूल से क्या है कि बूल एक इसका होता है, मतलब एक बिट का होता है, ये अगला ही सवाल है शायद। व्हाट इज़ द साइज ऑफ बुलियन वेरिएबल? तो इसका एक बिट का साइज होता है, चाहे 0 होगा या 1 होगा, इसमें कुछ नहीं होता, यस या नो होता है। सॉरी, उल्टा हो गया, है ना, चाहे नो होगा या यस होगा। ठीक है, तो इसका एक ही बिट चाहिए हमको स्टोर करने के लिए ना, चाहे 0 या 1 स्टोर करना होगा, एक ही बिट चाहिए होगा। तो इस चीज़ को हम लोग सी में कैसे हैंडल करते हैं? सी में इसको हम लोग हैंडल करते हैं अपना इंट वेरिएबल लेकर के। अब वो क्या था, इंट वेरिएबल अगर आप ले लेते हैं तो आपको एटलीस्ट 4 बाइट का साइज लेता है। ठीक है, वो आएगा, कुछ एक सवाल भी है आगे। तो उस चीज़ को थोड़ा मतलब एफिशिएंट बनाने के लिए इन्होंने एक बिट में ही अपना काम निकाल दिया और बूल को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक, स्कैनएफ का इक्विवेलेंट क्या होता है? सीन होता है। ठीक है, प्रिंटएफ के इक्विवेलेंट क्या होता है? सी आउट होता है। ये सब तो काफ़ी कॉमन ये चीज़ें हैं, दोनों यूज़ होते हैं C++ में, ऐसा नहीं यूज़ नहीं होता है, बट एक मतलब किस चीज़ के लिए क्या आया है वो पूछा गया है। इसमें क्या है कि पॉइंटर इनिशिएट किया आपने, ठीक है, उसमें कोई वैल्यू नहीं डाला और एक डब्बा मैंने आप उसने डिलीट कर दिया, फिर आपने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको? ठीक है, सिंटैक्स एरर नहीं है यहाँ पर आपको सिमेंटिक एरर मिल जाएगा। ठीक है, रन टाइम एरर मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट, सिमेंटिकली इनकरेक्ट, रन टाइम एरर मिल जाएगा, मतलब अनडिफाइंड बिहेवियर हो जाएगा। क्यों अनडिफाइंड बिहेवियर हो जाएगा इसका? क्योंकि आपने एक खाली डब्बा लिया और उसको फेंक दिया और फिर से आप एक खाली डब्बा फेंक रहे हैं। भाई आपके पास डब्बा भी तो होना चाहिए। तो मेमोरी मैनेजमेंट का यहाँ प्रॉब्लम उठेगा और ये एरर मार देगा। ठीक, सीन और स्कैनएफ में क्या डिफरेंस है ये पूछा गया है। ठीक है ना, तो सीन क्या है? स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है, स्कैनएफ क्या है? फंक्शन है। ये ब्रेसिस लग रहा है ना, ये फंक्शन है, दिस इज फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या है? स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑप्शन है? बोथ आर सेम सीन, ये बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है? एग्जिट कंट्रोल मतलब कि आप एक लूप में घुसते हैं और यहाँ पर कंट्रोल यहाँ पर है, यहाँ पर चेक होता है। तो ये एक ही केस में चेक होता है बस, दैट इज डू वाइल में। डू आप पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद आप चेक करते हैं, मतलब आपने सामान खरीद लिया पहले और फिर चेक करते हैं कि पैसा है कि नहीं है। ठीक है, वाइल, और यहाँ एक कंडीशन होता है। तो आप सामान खरीद लिया और पैसा बाद में चेक कर रहे हैं, तो ये गड़बड़ चीज़ है, तो ये कहीं कहीं पर दिक्कत हो जाता है। बट पहले ही अगर आप चेक कर लें कि मेरे पास इतना पैसा है और इतना सामान खरीदना है तो ज़्यादा बेहतर है। तो एग्जिट कंट्रोल लूप जो है वो आपका डू वाइल है। ठीक है ना। एंट्री कंट्रोल लूप कौन सा है? फॉर है और वाइल। दोनों ही केस में क्या होता है कि फॉर भी ये होता है ना, फॉर और वाइल, दोनों ही केस में लूप के शुरुआत में ही चेक होता है। तो एंट्री कंट्रोल्ड है ये, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा सही है इसका। ठीक, लूप टर्मिनेशन कंडीशन इज चेक्ड, ये फॉर लूप के लिए बात की गई है। तो फॉर क्या होता है? फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, आई प्लस प्लस, ऐसा कुछ होता है ना। तो यही इसी चीज़ को दर्शाने की कोशिश किया गया है नंबरिंग से। पहला वाले पार्ट को इसने 1 बोला है, दूसरे पार्ट को 2 बोला है, तीसरे पार्ट को 3 बोला है और चौथे पार्ट को इन्होंने जो बॉडी पार्ट है उसको एकदम 4 बोला हुआ है। तो कहाँ पर हम चेक कर रहे हैं लूप टर्मिनेशन? कहाँ चेक कर रहे हैं हम? यहाँ पे चेक कर रहे हैं, मतलब सेकंड वाले पार्ट में चेक कर रहे हैं। तो सेकंड वाला पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, डायनेमिक बाइंडिंग एंड स्टैटिक बाइंडिंग। 2 सवाल हैं लगातार।
डायनामिक बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग। क्या है इसमें कि ऑप्शंस देखें, द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द एक्चुअल कोड विथ प्रोसीड्यूरल कॉल ड्यूरिंग रन टाइम। ठीक, प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द एक्चुअल कोड विद द प्रोसीड्यूरल कॉल ड्यूरिंग कंपाइल टाइम, प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द एक्चुअल कोड विद द प्रोसीड्यूरल कॉल एट एनी टाइम। ठीक है, ये डायनामिक बाइंडिंग है। स्टैटिक बाइंडिंग में सेम ऑप्शन है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि डायनामिक बाइंडिंग जो है वो आपका रन टाइम पे होता है। ठीक है, रन टाइम पे होता है। कैसे याद रखेंगे इसको? जो भी कंपाइल टाइम में क्या होता है, कंपाइल टाइम एक स्टैटिक पोर्शन है। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जनरली जो चीज़ें फिक्स हैं उन्हीं को आप बेसिकली चेक कर रहे हैं। रन टाइम में क्या होता है कि आप इनपुट अलग से भी दे सकते हैं। जैसे आप लोगों ने अगर कोड किया हो तो कोड करते हैं, तो जब रन टाइम पर जाते हैं तो आपको वैल्यू मांगता है। ठीक है ना, तो वहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि मैं बस याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि वहाँ पर डायनामिक वैल्यूज़ आप इंटर कर सकते हैं रन टाइम पे, राइट। तो डायनामिक बाइंडिंग जो है वो रन टाइम पे ही होगा। ठीक है, और स्टैटिक बाइंडिंग जो होगा वो कंपाइल टाइम पे होगा। ठीक है, कैसे याद रखेंगे कि स्टैटिक बाइंडिंग जो है वो कंपाइल टाइम पर क्यों होगा? क्योंकि कंपाइल के टाइम पर क्या होता है, सिर्फ सिंटैक्स वगैरह चेक होता है, बॉडी वगैरह चेक होता है। उसमें क्या होता है कि आप कुछ इनपुट आउटपुट नहीं देते हैं उसमें। ठीक है ना, तो इसलिए वहाँ स्टैटिक है, सब कुछ स्थिर है, इसलिए स्टैटिक बाइंडिंग हम लोग कंपाइल टाइम में बोल देते हैं। ठीक है, डायनामिक बाइंडिंग हम लोग रन टाइम में बोलते हैं, क्योंकि रन टाइम में क्या होता है कि आपने अगर ऐसा दिया हुआ है कि आप यूजर से इनपुट लेकर के हमको आउटपुट दो। यूज़र जो है, जो भी आपका ये होगा, जैसे आपने बैंक का साइट खोला, उसमें आपने अपना नाम और पासवर्ड डाला। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है कि कोड रन हो रहा है, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन पीछे से कोड रन हो रहा है और एक ये इनपुट ले रहा है इससे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो डेटाबेस को हिट करके अपना वैल्यू फेच कर रहा है। तो डायनेमिक जो है वो कहाँ पर होता है? रन टाइम पे ही होता है। ठीक, मैंगलिंग इन C++ क्या होता है? ठीक है, एक ऐसा वर्ड है C++ में, मैंगलिंग। इसका अर्थ क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग मोर इन्फॉर्मेशन टू अ फंक्शन नेम सो दैट इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर फंक्शन बाय द कंपाइलर। ठीक, ये ऑप्शन ये है। बी ऑप्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉमन नेम्स फॉर ऑल द फंक्शन ऑफ C++ प्रोग्राम फॉर बेटर यूज, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द नेम्स ऑफ वेरिएबल, द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये सही, ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हम लोग थोड़ा नाम में ये रखते हैं ताकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएँ चीज़ों को, राइट। 3 सवाल और है, थोड़ा लंबा हो गया लगता है ये वीडियो। 20 मिनट क्रॉस कर गया। ठीक है, चूँकि थोड़ा मैंने एक्सप्लेनेशन डाला है, मतलब कोडिंग वाला पार्ट था, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको ना। तो मतलब अगर दूसरे कोड्स भी आ गए तो थोड़ा आप आइडिया लगा के उसको तुक्का लगा सकते हैं, मतलब कुछ तो कर ही सकते हैं। इसलिए मैंने उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया है, बाकी थ्योरी पार्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, राइट। तो अब फिर से आते हैं कोड वाले पार्ट पे। अब इसमें क्या बोला गया है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो अब यहाँ गौर कीजिए आप कि सी, ये पहला वाला सी है, दूसरा वाला C++ में आउटपुट पूछा है। तो अब ये जब कोड पढ़ेंगे तो कंट्रोल सीधा मेन पे आता है, मेन से जब सीधा प्रिंट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, जैसे ही ये प्रिंट करने जाएगा सी में, पहले हम सी की बात करते हैं, जैसे ही ये प्रिंट करने जाएगा तो ये क्या देखेगा कि हमारे पास वहाँ पर ये जो है इसको वो एज अ इंटीजर ट्रीट करेगा। ठीक है, इसका जो भी साइज, ये जो यहाँ पर चीज़ है उसको एज अ इंटीजर ट्रीट करेगा। ठीक है, टाइपकास्ट चूँकि यहाँ नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर इंटीजर, ये टाइपकास्ट नहीं बोलेंगे उसको, इसको स्टोर नहीं किया गया हुआ है। ठीक है, अगले वाले सवाल में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जब इसको सी में कंपाइलर में हम डालेंगे तो सी क्या करेगा कि इसको एज ए इंटीजर ट्रीट करेगा, और इसकी जो स्पेस है वो जो एलोकेट करेगा मेमोरी में स्पेस, दैट इज़ 4 बाइट्स। ठीक है, तो 4 बाइट्स के स्पेस ये डालेगा, और 4 कहाँ है? यहाँ भी 4 है। ठीक, लेकिन जब C++ में जाएंगे तो इसको ये कैरेक्टर ट्रीट करेगा। ठीक है, कैरेक्टर ट्रीट करेगा मतलब एक कैरेक्टर है, मतलब 1 बाइट का टाइप का चीज़ आएगा। तो यहाँ पर एक यहाँ, तो ये बड़ा सही हो जाएगा ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट केस में सेम सवाल है। ठीक है, इसमें बस एक काम किया है कि यहाँ जो चीज़ लिखा हुआ है ना, ये जो ए वेरिएबल, इसमें क्या किया इसने, कैरेक्टर ए में, कैरेक्टर ए जो है उसको कैर में इन्होंने स्टोर कर दिया। अब जैसे ही कैर में स्टोर कर दिया तो सी को पता चल गया कि भाई ये जो है वो कैरेक्टर है, मैंने ए जो हमको साइज टाइप मैंने प्रिंट करना है, जिस ए का साइज़ वो हमारा एक कैरेक्टर है। वहाँ पर उसको पता नहीं चल पाया था कि हम यहाँ एक मैंने जो ए जो है वो कैरेक्टर लिखा हुआ है, चूँकि यहाँ पहले से उसको बता दिया गया कैर एक वेरिएबल, मतलब कैर का एक वेरिएबल बना करके उसमें स्टोर करके जो प्रिंट किया गया, तो उसको पता चल गया कि भाई ये कैरेक्टर टाइप है, मतलब इसका साइज़ अब एक ही होगा। तो एक वाले कौन से ऑप्शन है? एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन। और C++ में तो कोई बात ही नहीं है, उसमें तो पहले भी वही था, एक था, दूसरे में भी एक ही रहेगा। ठीक है, दूसरे में एक ही रहेगा, 4 नहीं रहेगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ दोनों में
कि सी प्लस प्लस में तो दोनों ही केस में वो कैरेक्टर अगर ये ब्रैकेट्स नहीं बोलेंगे उसको, मतलब पोस्ट्रॉफी बोलते हैं ना, वो जो इसमें होते हैं ना, उसको सी प्लस प्लस में बाय डिफ़ॉल्ट वो लोग कैरेक्टर मान लेते हैं। तो दोनों ही केस में 1 तो आंसर आएगा ही। सी में थोड़ा अंतर हो जाएगा कि सी बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मानता है, ठीक है। आपको एक कैरेक्टर वेरिएबल ले करके उसमें उसको स्टोर करेंगे तभी उसको कैरेक्टर मानेगा। अगर अलग से आप जैसे लिख दिए यहाँ पर पहले वाले केस में, ये वाले केस में, तो वहाँ पर उसको क्या मानेगा, वो इंटीजर का साइज मान लेता है। ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो ये यहाँ पर खत्म होता है। लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्ट कैन बी यूज्ड इन बोथ सी एंड सी प्लस प्लस। ठीक है, तो बोथ सी और सी प्लस प्लस में कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, एक अब ये स्ट्रक्ट है वो तो रहेगा ही आपका, ये तो कीवर्ड है, दिस इज कीवर्ड, ठीक है, तो इसको तो रहना ही है। ठीक है, स्ट्रक्ट और एक वेरिएबल चाहिए, ये कौन सा किस में है, यहाँ पे कीवर्ड मिसिंग है, यहाँ भी कीवर्ड मिसिंग है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये इसका मतलब बेसिकली सिंटैक्स वाला पार्ट है। अब थोड़ा इसको मतलब मैंने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इन चीज़ों थ्योरी वाले पार्ट में नहीं रखा, कोडिंग में रखा है, क्योंकि कोडिंग वाले जो चीज़ें हैं वो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम कर सकता है। बाकी थ्योरी वाला जो पार्ट है वो तो आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतना समय नहीं है अब कि एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को विस्तार में बताया जाए, तो जो भी है ठीक है। तो आप ये कीजिए, जहाँ से लगे हुए लगे रहिए, सबका होगा, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अभी का जो पार्ट है उसको समाप्त करते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट।